नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूजीसी को लेकर लगातार देश भर में जो है विरोध किया जा रहा था। इसी को लेकर कल जंतर मंतर पे कुछ लोग आने वाले थे, प्रदर्शन होने वाला था, पर ये कहा गया कि आपको परमिशन नहीं दी गई है और कहीं ना कहीं लोग जो है कुछ वापस चले गए। कुछ लोगों ने बाहर जो है बात की और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वर्क बनाया गया। ये कहा गया कि जल्द जो है हम यूजीसी पे बात करेंगे। इसी मुद्दे पे हमारे साथ दोबारा एक बार मौजूद है एडवोकेट दीपक शर्मा। इनसे हमने यूजीसी को लेकर बात की थी पहले भी और आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था कि इन्होंने अपने विचार भी रखे थे। सर, कल जंतर मंतर में तमाम लोग आने वाले थे। यूजीसी को लेकर लगातार हल्ला बोल चल रहा था। हमने देखा कि चुनाव भी हो गए। अब यूपी में लगातार चुनाव की जो चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है यूजीसी का जो एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू होना था उस पर भी अब रोक लगा दी गई है। किस तरीके से पूरा जो प्रकरण है उसको आप फिर किस तरह देख रहे हैं? नमस्कार साक्षी जी, बहुत नमस्कार आपके दर्शकों का। देखिए, यूजीसी को लेकर जो आंदोलन चला है जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये आवाज ना डरेगी ना दबेगी और सरकार की नीतियों के खिलाफ इसी तरह जोरदार हल्ला बोल रहेगा। अगर सरकार मानवता के खिलाफ, देश के खिलाफ एक्ट लाएगी तो उनका पूरा जोर विरोध होगा देश के अंदर। और सरकार का वोटर सामान्य जाति है और पूरा 100% रही है। इसी का रिजल्ट, इस विरोध का रिजल्ट सब लोगों के देश के सामने भी आया है कि किस प्रकार जो श्रीमान जोशी थे यूजीसी के सेक्रेटरी, उनको उनके पद से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले हटा दिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका शुरू में ही संज्ञान ले लिया था। तब से इसको स्टे किया गया है और सरकार में कतई भी ताकत नहीं है, कतई भी हिम्मत नहीं है कि देश को तोड़ने वाला कानून, संविधान को तोड़ने वाला कानून, सामाजिक समरसता खत्म करने वाला कानून देश पर जबरदस्ती थोप दे। अच्छा ये बताइए, लगातार हमने देखा कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो इस खिलाफ उतरे, सड़क पर उतरे। विश्वविद्यालय में हमने एक वीडियो भी देखा, काफी वायरल हुआ था। अब ब्राह्मणों के मन में क्या चल रहा है कि ये जो रुख है यूजीसी को लेकर वो कहाँ जाएगा? है ये कोई ब्राह्मण विरोधी एक्ट नहीं है, ये देश विरोधी एक्ट है, ये समाज को तोड़ने वाला एक्ट है। और ब्राह्मण ही नहीं, जो लोग, जो जातियां, जो लोग देश से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेम करते हैं, वो सभी इस आंदोलन में शामिल है सरकार के इस एक्ट के खिलाफ। चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे उसमें कोई ठाकुर हो, चाहे उसमें बनिया हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे अन्य जातियां भी हो। ये आंदोलन किसी जातियों के खिलाफ नहीं है, देश को तोड़ने वाला कानून है और ये सरकार के खिलाफ कानून है। और इसका प्रभाव अगर गवर्नमेंट इसको आने वाले समय में कभी, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन, उन्होंने स्टे किया हुआ है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सरकार इसे लागू कर दे। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेस और जड़ें इन्हीं समाज ने तैयार करी है जिनके ऊपर ये खड़ी है। अच्छा ये बताइए कि मनुस्मृति की बात की जाती है, जो लोग लगातार उनका विरोध भी कर रहे हैं, उसको आप फिर किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जो मनु महाराज के द्वारा लिखा हुआ जो उस वक्त का संविधान था हजारों साल पहले, और उस मनुस्मृति को कहते हैं कि उसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, जाति वर्ग विशेष की बात की गई, तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। अगर आप उस काल की आप समय देखते होंगे तो अगर कहीं कुछ अपराध होता था तो उस अपराध की सजा अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करता था, वही अपराध, वही कृत्य, तो उसकी सजा बहुत कैडी होती थी, बहुत ज्यादा सजा होती थी। अगर उसी अपराध को कोई शूद्र करता था, अनपढ़ व्यक्ति करता था, तो उसकी सजा माफ कर दी जाती थी, उसकी कोई सजा नहीं होती थी और बहुत कम सजा होती थी। अगर उसको सजा होती थी, बहुत कम सजा होती थी। लेकिन आज जो वर्तमान का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे वर्तमान में आईपीसी है, हमारे कानून है, उनमें अगर आप दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे सामान्य हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, अगर आपने कोई किसी का मर्डर कर दिया या किसी महिला का कोई शोषण किया या रेप किया, तो आपको सजा आपकी जाति को देखकर नहीं होगी। जो हमारा कानून है, सेम सजा ही तो होगी एक दलित को, सेम सजा होगी ओबीसी को और सेम सजा होगी जनरल कैटेगरी को। मनुस्मृति के हिसाब से तो ब्राह्मण सिर्फ भिक्षा का, शिक्षा का ही कार्य करता था, अन्य कोई ब्राह्मण कार्य नहीं कर सकता था। लेकिन आज ब्राह्मणों के पास बहुत बड़ा फील्ड है, वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन मनुस्मृति में अगर कोई दबा हुआ व्यक्ति है, कोई दलित समुदाय से है, अगर वो पढ़ लिख जाता था
वो ब्राह्मण के जैसा योग्य हो जाता तो उसको यज्ञोपवीत करके ब्राह्मण बना दिया जाता था। तो ये तो मनुस्मृतियों में, और मनुस्मृति में तो नारी पूज्यंते कहा गया है कि जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है वहां देवता वास नहीं करेंगे। ये मनुस्मृति में कहा गया। तो लोग बाग तोड़ मरोड़ के मनु महाराज को बदनाम करने की और ब्राह्मणों को गाली देने का मौका पाते हैं। अगर सामने कहीं इस तरह की बात हो तो आमने सामने डिबेट होनी चाहिए लोगों से। इस तरह की बातें गलत है। और जो लोग बाग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों की बातें करते हैं, भैया मैं कहता हूं आज हमारे प्रधानमंत्री साहब 2014 से विश्व गुरु की बात करते हैं और 12-13 साल में ये विश्व गुरु नहीं बना पाए। लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने भारत देश के अंदर तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जैसी स्थापना करके भारत को उस वक्त विश्व गुरु बनाया था जब चाइना और जापान और एशिया से परे के लोग बाग युवा यहाँ पढ़ना आते थे। आज उल्टा हो रहा है। आज यहाँ का यूथ जापान पढ़ने जाता है, आज यहाँ का यूथ ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाता है, आज यहाँ का यूथ हार्वर्ड पढ़ने जाता है, कोई रशिया जाता है, कोई दुबई जाता है, यहाँ के धंधे दुबई करने जाते हैं। उस वक्त व्यापार यहाँ लोग बाग भारत में करने आते थे। तो भारत तो विश्व गुरु ब्राह्मणों के समय में था। आज विश्व गुरु कहाँ है? विश्व गुरु था तो मनु महाराज के समय में था, विश्व गुरु था तो वाल्मीकि महाराज के समय में था, विश्व गुरु था महर्षि दधीचि के समय में था, विश्व गुरु था महर्षि वशिष्ठ के समय में था, विश्व गुरु था तो स्वामी चाणक्य जी के समय में था कि जहां चाणक्य जैसे व्यक्ति थे और एक गडरिये के बच्चे को उठाकर सड़क से उन्होंने सम्राट बनाने का काम किया था। जो लोग बाग ब्राह्मणों को और मनु महाराज को गालियां देते हैं उनके लिए उनकी बातों का करारा जवाब है। अगर ब्राह्मण जातिवादी था तो सम्राट चंद्रगुप्त कैसे सम्राट बना, 250 साल उनका शासन कैसे चला? किस तरह की बातें करते हैं वो। तो यहां तक भी भगवान राम पर भी लांछन लगाते हैं, वो और अनेक लांछन लगाते हैं। भगवान राम को ब्राह्मणवादी बताते हैं। अगर राम भगवान ब्राह्मणवादी होते तो जाके झूठे पेड़ कैसे खाते जंगल में जाके? उनके जो पूर्वज थे राजा हरिश्चंद्र, महाराजा हरिश्चंद्र, उन्होंने तो एक चांडाल के यहाँ नौकरी करी है। तो ये तो बेतुका की बातें हैं, बिल्कुल भी तार्किक बातें नहीं है ये। पर जो लोग लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो लोग ब्राह्मणों के जो खिलाफ है ही, साथ में हमारा युवा वर्ग जो है वो मनुवादी, मनुस्मृति को भी कहीं ना कहीं अब टारगेट करता जा रहा है। देखिए मनु महाराज के ऊपर मैंने आपको सारी बात बताई। दूसरी बात, वो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उनका राजनीति का इंजेक्शन लगा हुआ है। उनके गुरु जिनके वे चेले हैं उन्हें इस तरह कहने के लिए कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करो, जातियों को बांटने की राजनीति करो तो आप एक जाति के नेता बन जाएंगे। जैसे श्रीमान सांसद है चंद्रशेखर नगीना से, उनकी राजनीति इस तरह की है क्योंकि वो अपने दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक समय बहन कुमारी मायावती की भी राजनीति इसी तरह की होती थी जब वो उनका दल छोटा था। लेकिन जब उन्हें ये लगा, एक बार उन्होंने कहा जब उनका छोटा दल था, ध्रुवीकरण की राजनीति करते थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन जब उनको इनकी आवश्यकता पड़ी तो उन्हीं मायावती जी ने हरिद्वार में ब्राह्मण सम्मेलन करा के कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी झूमता जाएगा। तो इस तरह की बातें मायावती जी ने करी और इसका नतीजा ये था कि ब्राह्मणों ने मायावती की सरकार बढ़ाई और 45-47 उनकी पार्टी में उस दौरान जो सत्ता में थी बहुजन समाज पार्टी 2007 से लेकर 12 तक, उसमें 45-47 ब्राह्मण विधायक थे। तो देखिए ये इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अगर तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे धर्मनिरपेक्ष और कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं कुछ ऑडियंस को या कुछ लोगों को, जैसे कि अभी हम ब्राह्मणों की बातें कर रहे हैं? देखिए सुनिए, चंद्रशेखर आजाद जी, उनका जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ लेकिन वो देश की लड़ाई लड़ रहे थे। वो प्रत्येक समाज की, प्रत्येक बिरादरी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो मुस्लिम की भी लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदुओं की भी लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम तो था नहीं। 1857 की क्रांति में ये सब नहीं था। 1857 की क्रांति में अगर ये सब चीज होता तो बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल शासक थे उन्होंने उसका लीडरशिप करी है, प्रथम गदर स्वतंत्रता संग्राम की। अगर हम प्रथम स्वतंत्र संग्राम की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे जी, ये सब लोग ब्राह्मण जातियों में तो जन्म हुआ था। इन्होंने देश के ऊपर कुर्बानी दी है। और देश के अंदर कौन रहते हैं? सभी 36 बिरादरियां रहती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम की जाति हो, चाहे हिंदुओं की जाति हो, सरदार भी, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। तो अगर कहीं जातिवाद हम लोगों में, ब्राह्मणों में था तो इस तरह की बातें थोड़ी ना होती। और अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो मायावती का साथ देता क्या? अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो अखिलेश और मुलायम सिंह का साथ देता है क्या? जनेश्वर मिश्र कौन थे? सतीश चंद्र मिश्र मायावती के साथ अब तक रहे हैं। 45 विधायक हम उनके साथ रहे हैं।
ब्राह्मण तो समाज में समानता बना के चलता है, सामाजिक समरसता बना के चलता है, विदेश ब्राह्मण नहीं करता है। ब्राह्मण देश को ऊपर ले जाने वाला व्यक्ति है, देश की तरक्की के बारे में सोचता है, सनातन की तरक्की के बारे में सोचता है, लोगों को जोड़ने के लिए बात करता है, ना कि लोगों को तोड़ने के लिए बात करता है। अच्छा, ये बताइए, आप भी ब्राह्मण हैं, तो शर्मा जी क्या लगता है कि समाज में जो ब्राह्मणों का सर्वोच्च है वो कितना बढ़ता जा रहा है या फिर घटता जा रहा है? देखिए, ये तो बात अपनी कॉन्फिडेंस निर्भरता की बारे की बात होती है कि अगर मैं देश की आज़ादी की बात करूं, अगर मैं खेलों की बात करूं, क्रिकेटर्स कितने दुनिया भर के क्रिकेटर्स ब्राह्मण हैं। अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो कर्णमल्लेश्वरी ब्राह्मण थी, और अनेक टेनिस के हमारे साइंटिस्ट राकेश शर्मा भी जो शुभम तिवारी जी गए वो भी ब्राह्मण थे, अनेक ब्राह्मण थे। ये आज लीडरशिप के ऊपर की बात है। क्या हमारे देश में चाणक्य जैसे राजनीतिक हैं जो निडर थे, जो उस वक्त के सम्राट को धनानंद को चैलेंज कर देते थे कि जब तक मैं अपनी सिखा नहीं बांधूंगा, जब तक तुझे इस गद्दी से भी नहीं हटा दूंगा। तो आज मुझे नहीं लगता कि स्वामी चाणक्य जैसे महान राजनीतिक इस देश के हमारे देश में ब्राह्मणों को ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है। आज मुझे नहीं लगता महर्षि दयानंद जैसे व्यक्तित्व ब्राह्मणों में कहीं हो। ब्राह्मणों को आज ऐसे ही व्यक्तित्व से प्रेरणा लेके अपने यहाँ ऐसे लोग पैदा करने होंगे हमें अपने बीच, तभी ब्राह्मण तो मजबूत हो पाएगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आज हमारे लोग नेताओं के आगे नतमस्तक है। आज हमारे लोग खराब नीतियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 55-56 के आसपास हमारे 50-52 के आसपास हमारे एमएलए हैं, लेकिन जिस तरह उन्हें धमका दिया जाता है वो चुप रहते हैं। हमारे संसद के अंदर अनेक केंद्रीय मंत्री हमारे समाज के, अनेक एमपी हैं, लेकिन वो यूजीसी एक्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। वो यूजीसी एक्ट के खिलाफ नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो हमारा समाज, ब्राह्मण कभी नतमस्तक नहीं हुआ था, ब्राह्मण कभी गुलाम नहीं हुआ था विचारों से। उसके विचार स्वतंत्र थे, वो निर्भीक होता था, वो डरता नहीं था। लेकिन आज हम सत्ता के आगे नतमस्तक हैं। हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ कोई कानून आ जाए तो हम पार्टियों में बंधे हुए हैं। हम समाज को और देश की बात नहीं करते हैं। तो आज आवश्यकता है चाणक्य जैसे महापुरुषों की, आज जरूरत है महर्षि दयानंद जैसे पुरुषों की, आज जरूरत है स्वामी विवेकानंद जैसे, गुरु परमहंस श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की ब्राह्मणों में। आज जरूरत है रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडरशिप की, आज जरूरत है मंगल पांडे जैसे लीडर की, आज जरूरत है सुखदेव जैसे लीडर्स की, आज जरूरत है चंद्रशेखर आजाद जैसे लीडर्स की, आज जरूरत है लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स की, गोखले जैसे लीडर्स की। तो ऐसे जब हमारे समाज में, किसी भी समाज में इस तरह के लीडर होंगे तो वो देश को बढ़ाने का काम करेंगे, ना कि गुलामी की बात करेंगे। आज नेता गुलाम हो चुके हैं, वो किसी भी मुद्दों पर बोलते नहीं है। जैसे यूपी विधानसभा में सचिवालय में ब्राह्मणों की चाय पे चर्चा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, जिस प्रकार 4 महीने पहले, 6 महीने पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने धमका कर वो चुप हो जाते हैं, तो इससे बड़ी गुलामी की मानसिकता नहीं होती कि समाज की बिरादरी की आप तौहीन करा रहे हैं। आज जरूरत है तो निर्भीक ब्राह्मण लेडी जैसी ममता बनर्जी है, उस जैसी महिलाओं की, जो निर्भीक है और जो भारत जैसे, नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह के सामने डटकर खड़ी और लड़ी। हार जीत तो चुनाव में चलती रहती है, वो किस तरह हार हुई, किस तरह जीत हुई, मैं उसमें नहीं जाता हूं। इतिहास में उनका नाम दर्ज होता है, चाहे अकबर जीत गया हो और महाराणा प्रताप हारे हो, लेकिन महाराणा प्रताप कभी उनके सामने झुके नहीं है। जो झुकता है उसका इतिहास कायर का लिखा जाता है, और जो झुकता नहीं है, जो लड़ता है, उसको वीर गति और महापुरुष की श्रेणी दी जाती है। मराठा राज में जितने ब्राह्मण थे, जो गवर्नर की पोस्ट होती थी, पेशवा की पोस्ट होती है, वो सब ब्राह्मण है। उन्हें याद इसलिए किया जाता है कि वो लड़े उस वक्त के खिलाफ वाले शासकों से और मराठा साम्राज्य के साथ खड़े हुए। आज सिख साम्राज्य में अगर हमारा नाम लिया जाता है तो इसलिए ब्राह्मण समाज का नाम लिया जाता था कि सिख साम्राज्य में सबसे पहली दीक्षा लेने वाले ब्राह्मण ही थे। उनके समय में जितने गवर्नर रहे सिख साम्राज्य में सब ब्राह्मण थे। वीर बंदा बहादुर वो ब्राह्मण थे, लक्ष्मण भारद्वाज उनका नाम था। तो अनेक बहुत सारे लोग हुए। आज ऐसी ही लीडरशिप की जरूरत है, लेकिन आज समाज नीचे जा रहा है मेरिट के स्तर पर। वो इसीलिए जा रहा है कि हमारे नेता राष्ट्रीय जिन पार्टियों में वो रहते हैं, उन पार्टियों के नेताओं के सामने मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, अपना विरोध दर्ज नहीं कराते हैं। ये स्थितियां हैं।
देखिए बिल्कुल सही बात है। जो स्तर जो था एक ब्राह्मणों का एक सर्वोच्च बना हुआ था, कहीं ना कहीं अब जो है चीजें अलग नजरिए से देखती भी जा रही है। दरअसल में क्या कुछ स्थिति है वो लोग आप भी जानते हैं। ब्राह्मणों को लेकर आपकी क्या विचारधारा है आप भी जरूर बताइएगा। और यूजीसी एक्ट को लेकर अब क्या होगा वो भी सबको इंतजार है। क्या लोग फिर से सड़कों पे उतरेंगे या विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि यूपी चुनाव में इस चीज का असर जरूर देखने को मिलेगा। इस पूरी वीडियो में जिस तरीके की टिप्पणी रखी गई है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।